तो अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या है, और हमने देखा कि जब भी कोई दो बॉडीज अपने कांटेक्ट में होती हैं, यानी कि एक बॉडी दूसरी के ऊपर चाहे स्लाइड करे चाहे रोल करे, ठीक है, लेकिन कांटेक्ट में होनी चाहिए, तब दूसरी बॉडी जो उसके ऊपर स्लाइड कर रही है वो एक नॉर्मल सी फोर्स जो है ना उसके वो एक्सपीरियंस करेगी, और वो फोर्स क्या होगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और एक मूव कर रही हो या दोनों मूव कर रही हो, मोशन हो या रिलेटिव मोशन हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करती है दूसरी बॉडी के ऊपर, दूसरी बॉडी की वजह से कांटेक्ट में, तो उस फोर्स को हम कहते हैं क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का सिंपल मीनिंग अपोजिंग फोर्स है, लेकिन ये कांटेक्ट वाली फोर्स है, ये आप पढ़ चुके हो। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि इसकी कुछ टाइप्स आपने पढ़ा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, उसके अलावा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होती है जब उसमें फोर्स अप्लाई कीजिए, वो अपनी जगह मेंटेन करके रखे, अपनी ही पोजीशन को मेंटेन करके रखे, तो वहां से वो हिले भी ना, ठीक है, बात समझिए। तो वो जो फोर्स उसको रोक के रखती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टैटिक। उसके बाद अपने स्लाइडिंग, देखो एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड भी तो कर सकती है ना, तो स्लाइड करने से जो फोर्स उसको रोकती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर बॉडी कोई रोल कर रही है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही है, और जो रोलिंग बॉडी होगी ना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, तो उसको हम बोलेंगे ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, ये होती है फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, एक चीज जरा यहां पे ध्यान दो कि एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना ये ज्यादा होती होगी या रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती होगी? आपने देखा नहीं है, आपने देखा होगा कि वो बैग्स वगैरह होते हैं ना, तो बैग्स में नीचे टायर लगे होते हैं, अगर हो तो हम तो ऐसे भी घसीट सकते हैं, लेकिन उसमें उसको ज्यादा फ्रिक्शन लगती है, पता आपको, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगती है क्योंकि स्लाइड करने पर ना बॉडी का बहुत ज्यादा पार्ट दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है, यानी कि जमीन के या फर्श के जिसके ऊपर उसको घसीट रहे हो, ठीक है, उसके ज्यादा पार्ट है, तो ज्यादा पार्ट से तो ज्यादा इंटरलॉकिंग सर्फेसिस, मतलब ज्यादा बोन्स बनेंगी, ज्यादा बोन्स टूटेंगी और दूसरे पॉइंट पर जाकर बोन्स फिर से बनेंगी, तो ज्यादा फ्रिक्शन होगी। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, वही पार्ट जो नीचे जमीन के अर्थ के या फर्श के कांटेक्ट में आ रहा है ना, या रोड के कांटेक्ट में आ रहा है ना, सिर्फ उसी पार्ट पे फ्रिक्शन लगी, जो कि वेरी मच लेस होगी एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन व्हेन इट वाज स्लाइडिंग ओवर द दैट पर्टिकुलर सरफेस और दैट पर्टिकुलर रोड। तो उसके ऊपर जब स्लाइड करे, स्लाइडिंग, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये बात में, तो ये हम पढ़ चुके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिक्शन किस तरह से एक नेसेसरी इवल है। नेसेसरी मतलब जरूरी भी है, इवल होती है बुराई, मतलब जरूरी भी है और नुकसान भी देती है। कैसे, मतलब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। नेसेसरी इवल का मतलब है जहां पे एक तरफ इसके फायदे हैं, दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां कहां इसके फायदे और क्या क्या नुकसान है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है कि नुकसान। सबसे पहले फ्रिक्शन के नुकसान क्या क्या है, मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी, मशीन की एफिशिएंसी को ये कम कर देती है। किस तरह से, यानी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो कम एफिशिएंट रह जाती है, ठीक है। कम एफिशिएंट रहने का मतलब क्या हुआ कि वो, क्योंकि देखो काफी ज्यादा देर तक चलती रहे ना कोई भी चीज, आपने ये स्विंग मशीन देखी होगी, तो ये भी काफी देर तक चलती रहे तो उसके बाद क्या होता है, फ्रिक्शन लेस हो जाती है, फिर वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वो परफॉर्म करती रहे फंक्शन, उसके लिए फ्रिक्शन जरूरी है, तो वो जरूरी है, लेकिन उसे होता क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पैदा होती है। जब हीट पैदा होती है, मशीन बार बार चलती रहती है, तो उससे क्या हो जाती है कि ये हीट पैदा होने से एक एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। मशीन के पार्ट्स जो हैं उनमें उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती, फिर दोबारा से रिपेयर करवाने पड़ते हैं वो पार्ट्स, ठीक है, दोबारा से रिपेयर करने पड़ती है। तो इस एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मशीन बार बार चलती रहेंगी, तो उससे क्या होगा। अच्छा देखो ना यार, जब फ्रिक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी ऐसी जगह पे चल रही है जहां पे प्रॉपरली रोड प्रॉपर नहीं है, ठीक है, रोड प्रॉपर नहीं है, तो वहां पे आपको बार बार ब्रेक्स मारनी पड़ेगी। तो जब ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्शन लग रही है, तो वो बॉडी रुक रही है, लेकिन बार बार ऐसा करने पर ना क्या हो जाता है कि उसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है, फिर हमें जल्दी से सर्विस करवाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसका मतलब कि ये भी तो एक नुकसान है, ये भी डिसएडवांटेज है। उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल मशीन से चलती है तो हीट तो प्रोड्यूस होती ही है, इसका मतलब उसकी एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी हीट एनर्जी में, अपनी जो अंदर की एनर्जी है ना, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो बस इसका मतलब कि वो भी एक लॉस है, वो भी एक नुकसान है,
ठीक, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, रिड्यूस द एफिशिएंसी, बिल्कुल मशीन की एफिशिएंसी इससे रिड्यूस हो जाती है। जब एक बॉडी स्लाइड करती है दूसरी बॉडी के ऊपर तो एनर्जी बॉडी की लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके अलावा क्या होता है, इट काजेस वियर एंड टियर मशीन, मतलब मशीन के पार्ट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने लगते क्योंकि फ्रिक्शन लेस हो जाते हैं। तो जब चीज ही फ्रिक्शन लेस हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, वो काम नहीं करेगी। और टायर्स में आपने फ्रिक्शन देखी, टायर में ग्रूव्स बनाए जाते हैं ताकि उसके फ्रिक्शन ग्रूव्स बना ना आपको, है ना, ताकि वो ग्रिप बन पाए सरफेस के साथ, ताकि सरफेस के साथ ग्रिप बन पाए और वो बॉडी रुक जाए उस पे, जैसे ही हम वो ब्रेक्स अप्लाई करें तो वो रुक जाए। ठीक है, तो ये किया जाता है। बट कुछ देर चलने के बाद उसमें फ्रिक्शन लेस हो जाती है, यानी कि टायर घिस जाते हैं। ब्रेक्स अप्लाई करते रहोगे तो फ्रिक्शन लेस हो गई तो उसके बाद टायर को फेंक देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास क्या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस यानी कि इसके फायदे क्या हैं। देखो फ्रिक्शन नहीं होगी ना तो मैं ये जो टहल रहा हूं ना, मैं ये जो चल रहा हूं तो ये मैं चल भी ना पाऊं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पांव और ये फर्श इसके बीच में एक कंटैक्ट है, जिस कंटैक्ट ने क्या किया हुआ कि मेरे पांव को इंटरलॉक किया हुआ है। जैसे इसे मैं उठा, देखो अब तो मेरी फोर्स लग रही है, लेकिन जब मेरी फोर्स नहीं लग रही तो मैं इतना हो सकता हूं, इस काबिल हूं कि मैं थोड़ा सा आगे अपने एक टिल्ट हो सकता हूं। तो इससे क्या है कि मुझे कोई चीज रोक रही है जो मुझे गिरने से बचा रही है, तो वो फ्रिक्शन है ना, तो इसका मतलब फायदा है। मैं चल ही ना पाता, कोई भी चल ना पाता अगर ये फ्रिक्शन ना होती तो। ठीक है, क्योंकि वो ग्रिप ही ना बन पाती पांव और जमीन के बीच में। ठीक है, अब दूसरी चीजें, इट हेल्प अस टू वॉक, ये तो मैंने बता दिया। इट हेल्प्स अस टू अप्लाई द ब्रेक्स। दूसरी बात कि जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो जो टायर होते हैं ना, टायर रोड के साथ जो सरफेस है उसको इंटरलॉक कर लेते हैं। तो जब इंटरलॉक कर लिया तो जो गाड़ी होगी वो रुक जाएगी ना। तो वही तो हमें चाहिए, हमें चाहिए कि इर्रेगुलर सरफेस जिसपे ब्रेक अप्लाई करें और वो रुक जाए गाड़ी, ये चीज होती है। तो ठीक है, दो चीजें होंगी। अब ये हमें लिखने के लिए, नहीं तो पता क्या होता है, ऐसे मैं बोर्ड में लिखता ना तो ये देखो, जैसे मैंने मान लो कि यहां पे एस लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अगर मैं ऐसे करूं तो ये चला जाए, इधर से ऐसे चले जाए। ठीक है, तो ये हो जाता ना। तो अब क्या होता है कि अगर ये फ्रिक्शन है तो मैं इसको रोक पा रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखना, ऐसे लिखूंगा, अब इसको ऐसे किया। ठीक है, इसका मतलब एक जगह पे रुक गया ना, तो जब रुक सकता है तो इसका मतलब कुछ चीज रोक रही है जो कि क्या होती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द मशीन हेल्प, बिल्कुल मशीन प्रॉपर्ली वर्क करती है जब दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन हो। अगर फ्रिक्शन ना हो, बेशक वो अलग बात है कि मशीन के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, उसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है, लेकिन जब तक काम हम जो करवाना चाहते हैं मशीन से, भाई काम भी तो करवाना है ना, तो इसका मतलब फ्रिक्शन होगी तो काम करेगी। अगर फ्रिक्शन लेस है तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है, बेशक हीट की फॉर्म में वो लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन कहीं फायदा भी तो हम ले रहे हैं ना उससे, तो वो फायदा भी है इसका। ठीक है, अब फ्रिक्शन को किस तरह से कम किया जाए भाई। देखो फ्रिक्शन होती है जिस बॉडी में, उसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि बीच में उसके क्या है, इरेगुलर सरफेस है। ये स्मूथ है ना, तो ये इरेगुलर है, तो मतलब उसमें इरेगुलरिटी है। हमारा एक ही काम है कि अगर हम उस इरेगुलरिटी को फिल कर दें, वो जो गैप्स है ना बीच में, ये छोटे छोटे, हमें दिखने में चीज तो स्मूथ दिखती है, लेकिन जब उसको बिल्कुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो वो बिल्कुल उसमें वो स्मूथ नहीं होगी, बीच में इरेगुलर सरफेस होगी। ठीक है, तो जब दूसरी बॉडी इसके कांटेक्ट में आती है तो वो इंटरलॉक कर लेती है इस सरफेस को अपनी सरफेस के साथ, तो वो रुक जाती है। लेकिन हमारा काम क्या, अगर हम इन गैप्स को फिल कर दें, है ना, हमारे पास कितने तरीके हैं। इसको सबसे पहले या तो पेंट कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस कर दो। इसको स्ट्रीमलाइन होती है, बिल्कुल जैसे ये प्लेन्स होते हैं ना नीचे से, ठीक है, या बर्ड्स होते हैं, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बॉडी। फिश होती है, शिप्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी इसकी बना दो तो वो भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए आप जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कर, मैंने आपको बोला ना कि बैग के साथ घसीटने से बेटर कि उसमें वो टायर लगा दिए जाएं, टायर लगा के वो घसीट के ले जाते हैं ना हम, तो ठीक है, उससे क्या होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गई स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। तो ये कुछ मेथड से बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बना दो। स्मूथ मतलब उसमें इरेगुलरिटीज कम, रफ ना हो। ठीक है, तो वैसी सरफेस बन गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। तो ये कुछ मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर। फ्रिक्शन को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं कुछ मेथड से। अब वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम कल का लेक्चर पढ़ेंगे।